हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज। आज हम पढ़ेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में हम दो आक्रमण पढ़ते हैं, मुख्यतः महमूद गजनवी का आक्रमण और मोहम्मद गौरी का आक्रमण। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी का आक्रमण। तो चलिए शुरू करते हैं। महमूद गजनवी कौन था? महमूद गजनवी गजनवी राजवंश का एक शासक था, जिस राजवंश की स्थापना अलप्तगीन ने 932 ईस्वी में गजनी में की थी। दोस्तों, गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। अलप्तगीन के बाद शासक हुआ पिरितगीन। पिरितगीन के बाद शासक होता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के संबंध में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सुबुक्तगीन ने अपनी सैन्य शक्ति को काफी बढ़ाया, जिसको देखकर उसका पड़ोसी शासक था जयपाल, जो हिंदू शाही वंश का शासक था। जयपाल सशंकित हो गया कि पड़ोस में बढ़ती हुई शक्ति हमेशा खतरनाक होती है। इसको देखकर जयपाल ने सबसे पहले सुबुक्तगीन पर आक्रमण किया, लेकिन जयपाल पराजित हो गया। दोनों के बीच में संधि हुई, इसको छोड़ दिया। जब जयपाल वापस लौटा तो संधि की शर्तों से मानने से इनकार कर दिया। इस बात से सुबुक्तगीन बहुत क्रोधित हुआ। सुबुक्तगीन ने बदला लेने के लिए जयपाल पर आक्रमण किया और जयपाल फिर से हार गया। यहां से एक प्रश्न आता है कि भारत पर सबसे पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? ये सुबुक्तगीन ही था। दोस्तों, ये लाइन याद रखना कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, एक महमूद गजनवी और इस्माइल। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इस्माइल पराजित हो गया। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। दोस्तों, तब इसकी उम्र थी मात्र 27 वर्ष। 27 वर्ष का एक कुरूप सा दिखने वाला युवक था महमूद गजनवी। दोस्तों, गजनवी के आक्रमण पढ़ने से पहले थोड़ा सा गजनवी के बारे में जान लेते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए, इसमें भी मतभेद है। कुछ विद्वान अलग अलग आक्रमण बताते हैं। एक इतिहासकार हैं हेनरी इलियट, ये कहते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। यही सर्वमान्य है, जबकि कई इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। कुछ पुस्तकों में कम भी मिल सकते हैं, कुछ पुस्तकों में ज्यादा आक्रमण भी मिल सकते हैं। हमें तो ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें पढ़ना है, विशेषकर जिनमें से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो महमूद गजनवी को थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो देख लिया कि महमूद गजनवी गजनी का शासक था। गजनी वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है। उस समय बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह। अल कादिर बिल्लाह। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम के समय कौन थे खलीफा? वाहिद। और गजनवी के समय अल कादिर बिल्लाह। अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को एक उपाधि दी थी, यमीन उद दौला या यमीन उल मिल्ला। ये एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। यमीन उद दौला उपाधि दी थी। इसी उपाधि के नाम पर इसके वंश का नाम महमूद गजनवी के बाद यमीनी वंश कहा जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न कई बार आता है, यमीनी वंश के महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? यमीनी वंश का शासक था। दोस्तों, जब इसको यमीन उद दौला की उपाधि दी गई, उसी समय इसने एक शपथ ली थी कि मैं प्रति वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा, और उसने ऐसा ही किया। इसको एक उपाधि और दी गई थी, सुल्तान। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला तुर्क शासक था। और सुल्तान से ही शब्द बनता है सल्तनत। इस सुल्तान की हुकूमत जहां हो वो सल्तनत का क्षेत्र। इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था हम सभी जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा नई चीज जोड़ेंगे कि किस इतिहासकार ने क्या उद्देश्य बताया है। ये सिर्फ इतिहास विषय जो पढ़ते हैं विद्यार्थी ये नाम भी याद रखें, बाकी के लिए ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। एक इतिहासकार है जाफर। इतिहासकार जाफर कहते हैं कि गजनवी के भारत आक्रमण का उद्देश्य था धन लूटना। एक इतिहासकार है उतबी, ये महमूद गजनवी के शाही इतिहासकार हैं, यानी सरकारी इतिहासकार थे। इन्होंने दो उद्देश्य बताए थे, एक जिहाद और बुत परस्ती। जिहाद का अर्थ होता है अपने से दूसरे धर्म को नाश करना,
और बुत परस्ती, बुत अर्थात मूर्ति, परस्ती माने पूजा, बुत परस्ती को समाप्त करना, मूर्ति पूजा को समाप्त करना, ये दो उद्देश्य बताए हैं कुतुबी ने। इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर इसको दो उपाधियां और दी गई हैं, एक गाजी यानी विधर्मियों का नाश करने वाला, और बूता किशन यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला मूर्ति भंजक। अब हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आक्रमण होता है गजनी का समीपवर्ती राज्यों पर आक्रमण 1000 ईस्वी में। अब समीपवर्ती राज्य कौन थे, इसका नाम कुछ पुस्तकों में, किसी पुस्तकों में मुझे तो नहीं मिला, तो सीमावर्ती राज्य लिखा होता है जो उसके सबसे नजदीकी थे। अभी हम मैप के थ्रू देखेंगे कौन कौन से राज्य थे। तो सीमावर्ती राज्यों पर 1000 ईस्वी में आक्रमण हुआ। दोस्तों प्रश्न बनता है महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? 1000 ईस्वी, ठीक है। उसका अगला आक्रमण होता है जयपाल पर। जयपाल कौन था? अभी हमने बताया पंजाब के हिंदू शाही वंश का शासक था जयपाल। उस समय का ये महत्वपूर्ण राजवंश था, हिंदू शाही राजवंश, जिसकी राजधानी थी उद्भंडपुर, या इसको उंड या बेहंद भी कहते थे। घबराओ नहीं, अभी हम मैप में ये सब देखेंगे। जयपाल पर जब गजनवी ने आक्रमण किया तो इन दोनों के मध्य युद्ध होता है पेशावर में, इसको कहते हैं पेशावर का युद्ध। जयपाल पराजित हो गया, जयपाल को बंदी बना लिया गया। जयपाल के साथ बंदी बनाया गया इसके पुत्र आनंदपाल को और इसके पुत्री के पुत्र सुखपाल को, तीनों को बंदी बना लिया गया। दोस्तों कुछ समय बाद धन देकर ये मुक्त हो गया। गजनवी को इसने कुछ धन दिया, इसको छोड़ दिया गया। लेकिन ये 2 बार पराजित हो चुका, 3 बार पराजित हो चुका। पहले ये सुबुक्तगीन से पराजित हुआ, अब गजनवी से पराजित हो गया। तो इसकी प्रजा में इसकी छवि धूमिल हो गई और ये भी आत्मग्लानि में रहने लगा, और इसने आत्मग्लानि में ही आकर आत्मदाह कर लिया, खुद को आग के हवाले कर दिया 1002 ईस्वी में। उसके बाद शासक बनता है इसका पुत्र आनंदपाल। आनंदपाल की कहानी आगे देखेंगे। फिलहाल जयपाल पर आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ, जिसमें जयपाल की पराजय हुई और इसने आत्मदाह कर लिया। महमूद गजनवी का अगला आक्रमण भटिंडा पर हुआ। कुछ पुस्तकों में भाटिया लिखा हुआ मिलता है। यहाँ के शासक थे बाजीराव या विजयराव, ये भी पराजित हुए, इन्होंने भी आत्महत्या कर ली। दोस्तों जो ज्यादा महत्वपूर्ण आक्रमण है उन्हें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बाकी के आप नाम, राज्य का नाम, शासक का नाम, सन और युद्ध का परिणाम क्या हुआ ये देखते चलें। अगला आक्रमण होता है मुल्तान पर। मुल्तान में उस समय शासक थे फतेह दाऊद। ये करमाथी शिया संप्रदाय के शासक थे फतेह दाऊद, और गजनवी था वो सुन्नी संप्रदाय का था। इस वजह से ये इसको नफरत की दृष्टि से देखता था। इस कारण मुल्तान पर आक्रमण होता है 1005 और 6 ईस्वी में। फतेह दाऊद इसमें पराजित होता है। महमूद ने क्या किया? सुखपाल नाम आ गया। सुखपाल कौन था? जयपाल की पुत्री का पुत्र। सुखपाल ने दोस्तों इस्लाम कबूल कर लिया था और ये गजनवी के साथ हो लिया था। अतः गजनवी ने जब मुल्तान को जीता तो यहाँ का शासक सुखपाल नवाशा शाह को बना दिया। अब सुखपाल शासन कर रहे हैं। दूसरा आक्रमण, अगला आक्रमण भी मुल्तान पर ही हुआ। वो कैसे हुआ? सुखपाल नवाशा शाह ने 1007 में विद्रोह कर दिया। तो 1008 में विद्रोह को दबाने के लिए महमूद ने आक्रमण किया, सुखपाल पराजित होकर भाग गया। अगला आक्रमण होता है आनंदपाल प्लस संघ। अब संघ कौन कौन शामिल हुआ इस संघ में? आनंदपाल, वही जयपाल का पुत्र आनंदपाल, पंजाब हिंदू शाही वंश का राजा। इसके संघ में शामिल हुए दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, कलिंग, ग्वालियर, मुल्तान, फतेह दाऊद, वही जो हार गया था, और खोखर। एक दोस्तों ये खोखर एक लड़ाकू जाति थी। ये संघ में शामिल होते हैं। पूरे संघ का मुकाबला करता है महमूद गजनवी और संघ पराजित होता है। अब हम मैप के द्वारा समझते हैं। गजनी ये है जो वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है। यहाँ का शासक था महमूद गजनवी। पहला
उद्भंडपुर ये राजधानी थी हिंदूशाही वंश की। पेशावर पर आक्रमण इसका दूसरा आक्रमण था। पहला आक्रमण सीमावर्ती राज्य ये है, दूसरा पेशावर पर। तीसरा आक्रमण इसका होता है भटिंडा, ये है भटिंडा। चौथा और पांचवा मुल्तान पर होता है। छठवां आक्रमण नंदन। दोस्तों ये नंदन भी राजधानी बनी थी पंजाब हिंदूशाही राजवंश की। उद्भंडपुर के बाद आनंदपाल ने नंदन को राजधानी बनाया था। ये नंदन पर आक्रमण 2 बार करता है। छठवां आक्रमण, 9वां आक्रमण नंदन पर होता है। सातवां आक्रमण होता है कांगड़ा, जिसको नगरकोट भी कहते थे। ये कांगड़ा है, नगरकोट। नारायणपुर पर आक्रमण करता है। फिर नंदन पर होता है थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कालिंजर पर आक्रमण होता है। अभी हम ये सब आक्रमण डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप मैप पर इन राज्यों की स्थिति देख लें कि कौन कहां पर है। ग्वालियर, अनहिलवाड़, ये सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। चलिए अब आगे चलते हैं। नगरकोट, कांगड़ा। यहाँ दोस्तों 3 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ और नगरकोट को महमूद गजनवी ने जीत लिया। उसके बाद नारायणपुर, अलवर को जीता। फिर त्रिलोचन पाल पर महत्वपूर्ण आक्रमण। त्रिलोचन पाल कौन थे? ये आनंद पाल के पुत्र थे। आनंद पाल की मृत्यु 1012 में हुई। उन्होंने नंदन को राजधानी बनाया था। अब शासक थे त्रिलोचन पाल। महमूद गजनवी ने जब नंदन दुर्ग पर अधिकार किया तो पहले त्रिलोचन पाल बिना लड़े ही वहां से भाग गए। और भाग कहाँ गए? कश्मीर। क्यों भाग गए? कश्मीर के शासक से सहायता लेने। कश्मीर के शासक थे संग्राम सिंह कि भाई हमें सैनिक सहायता दो, गजनवी ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। सोचो दोस्तों, यही हमारी हार के कारण बने, क्योंकि हमारे राजा पहले से तैयार नहीं थे कि ऐसा कोई आक्रमण भी हम पर हो सकता है। खैर, जब त्रिलोचन पाल ने सहायता ली, कश्मीर के शासक थे, तो इन दोनों गजनवी और त्रिलोचन पाल और संग्राम सिंह की सेना के मध्य युद्ध होता है, जिसमें त्रिलोचन पाल और संग्राम सिंह की सेना हार जाती है। गजनवी जीत जाता है, नंदन पर अधिकार कर लेता है। इस समय महमूद गजनवी ने कश्मीर पर हमला नहीं किया। अगला आक्रमण थानेश्वर पर होता है, फिर मथुरा पर होता है। मथुरा के संबंध में इनके जो शाही इतिहासकार थे उतवी, वो लिखते हैं कि महमूद ने एक ऐसा नगर देखा जो योजना, निर्माण और कला की दृष्टि से आश्चर्यजनक था। दोस्तों, इससे प्रतीत होता है कि मथुरा उस समय बहुत ही समृद्ध नगर था और हिंदुओं की आस्था का केंद्र था, क्योंकि मथुरा कृष्ण की नगरी थी। दोस्तों, महमूद गजनवी ने मथुरा और वृंदावन को खूब लूटा। अगला आक्रमण होता है कन्नौज पर। 1019 ईस्वी में कन्नौज में उस समय प्रतिहार वंश के राजा राज्यपाल का शासन था और ये बिना लड़े ही इन्होंने समर्पण कर दिया। इस बात से क्रोधित हुआ चंदेल शासक विद्याधर कि वो गजनवी जिसने मथुरा और वृंदावन को तहस नहस कर दिया, उसके सामने ये राज्यपाल प्रतिहार नरेश बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देते हैं। इस बात से क्रोधित होकर विद्याधर, चंदेल शासक विद्याधर ने एक संघ बनाया राज्यपाल को सबक सिखाने के लिए और महमूद गजनवी का सामना करने के लिए। और इसी बीच होता क्या है कि विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर देते हैं। विद्याधर और उनका संघ मिलकर राज्यपाल की हत्या कर देते हैं। इस बात को लेकर महमूद गजनवी क्रोधित होता है कि वो शख्स, वो राजा जिसने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली थी, उसको इन्होंने मार दिया है, इसलिए इनको सबक सिखाना जरूरी है। तो महमूद गजनवी कालिंजर पर आक्रमण करता है। दोस्तों, कालिंजर के बारे में बता देता हूँ, ये चंदेलों की बाद की राजधानी थी, पहले खजुराहो हुआ करती थी और कालिंजर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पड़ता है। तो कालिंजर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। ये आक्रमण 1019 का जो विद्याधर पर आक्रमण किया, ये अनिर्णित रहा। दोस्तों, बराबर की लड़ाई होती है। इसके पहले एक आक्रमण का सामना करता है त्रिलोचन पाल, ये संघ का हिस्सा था। त्रिलोचन पाल को रामगंगा नदी के किनारे महमूद गजनवी ने हराया था।
अब त्रिलोचन पाल भी इतने बार हार गए, इनके ही कुछ विद्रोहियों ने त्रिलोचन पाल की हत्या कर दी 1021-22 में। उसके बाद इसका पुत्र भीमपाल शासक बनता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1026 में। इसके बाद ये गौरवशाली हिंदू राज्य का पतन हो जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ एक साइड में लिख दिया है। इनकी कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो विद्याधर पहले युद्ध में ये अनिर्णीत युद्ध रहा, महमूद गजनवी वापस लौट गया। दोबारा से तैयारी करके फिर आता है महमूद गजनवी 1022 ईस्वी में, फिर से विद्याधर पर आक्रमण करता है। दोस्तों ये युद्ध भी अनिर्णीत रहता है और इस युद्ध में 15 किले विद्याधर को दिए जाते हैं और विद्याधर 300 हाथी महमूद गजनवी को देता है। एक बात मैं बता दूं दोस्तों, महमूद गजनवी एक ऐसा शासक था जिसने भारत में कोई भी युद्ध नहीं हारा। बस एक ये चंदेल शासक विद्याधर था जिसने बराबर की टक्कर महमूद गजनवी को दी और जो युद्ध अनिर्णीत रहे और संधि हुई जिसमें कुछ किले विद्याधर को और कुछ हाथी महमूद को दिए गए। अगला आक्रमण ग्वालियर पर होता है, आसानी से जीत हासिल करता है गजनवी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था महमूद गजनवी का। सोमनाथ वर्तमान गुजरात में पड़ता है, तत्कालीन अनहिलवाड़ राज्य के अंतर्गत आता था। सोमनाथ में शिव का मंदिर है, शिव के मंदिर में अतुल संपत्ति थी और महमूद गजनवी को ये पता था। दोस्तों एक किंवदंती है कि सोमनाथ मंदिर के पुजारियों ने ऐसी सेखी बघारी थी कि सोमनाथ देवता अन्य देवताओं से अप्रसन्न हैं, इसीलिए महमूद गजनवी अन्य मंदिरों को तोड़ने में सफल हुआ, जबकि सोमनाथ मंदिर पर उसका हाथ नहीं पहुंचा। और कहीं ना कहीं ये बात जब महमूद गजनवी को पता चली तो उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। जनवरी 2025 में जब गजनवी अनहिलवाड़ पहुंचा तो अनहिलवाड़ दोस्तों तत्कालीन गुजरात की राजधानी, अनहिलवाड़ का शासक था चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम भी अपनी युद्ध की तैयारी के लिए भाग गए और अनहिलवाड़ को छोड़ दिया लावारिश। महमूद ने अनहिलवाड़ को लूटा और लूटते हुए सोमनाथ पहुंच गया। सोमनाथ में पुजारी और जनता मूक दर्शक बने रहे, उन्हें अंधविश्वास में पड़े रहे। उन्हें ये विश्वास था कि सोमनाथ हमारी रक्षा करेंगे और उनका गजनवी का कोई विरोध नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं होता। ईश्वर, हम जानते हैं कि ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। जो स्वयं प्रयास ही नहीं करेगा उसकी ईश्वर क्या खाक मदद करेगा। महमूद ने सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ दिया, मूर्ति के ऊपर लगे हुए चकमक पत्थर को तोड़ दिया और मूर्ति नीचे गिर गई। दोस्तों इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि मूर्ति ऊपर से और नीचे से आधारहीन थी, यानी हवा में लटकी हुई थी। मूर्ति को तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए और मूर्तियों को तोड़कर इनके टुकड़े गजनी, मक्का, मदीना भिजवा दिए गए, जहाँ मस्जिद की सीढ़ियों में इनको लगा दिया गया ताकि खुदा की इबादत करने वाले इस्लाम धर्म के अनुयायी उन सीढ़ियों पर चढ़कर जा सकें। इतना सब कुछ होने के बाद चालुक्य शासक भीमदेव युद्ध के लिए तैयार होते हैं और महमूद के मार्ग में खड़े हो जाते हैं। जब महमूद को इस बात की सूचना मिली, उसने रास्ता ही बदल दिया, निकल गया गजनी वापस। लोग क्या रोकते हैं। दोस्तों इसमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि सोमनाथ पर गजनवी का आक्रमण कब हुआ, उस समय भीमदेव का गुजरात का शासक कौन था। अगला आक्रमण होता है जाटों पर। जाटों पर आक्रमण करने के पीछे कारण क्या था। सोमनाथ से जब गजनी वापस जा रहा था महमूद गजनवी, उस समय जाटों ने गजनवी पर आक्रमण किया, काफी परेशान किया। इसका बदला लेने के लिए महमूद गजनवी ने जाटों पर 1027 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। ये जाट कहाँ थे दोस्तों, तो सिंध नदी और मुल्तान के मध्य का क्षेत्र पड़ता था। ये महमूद गजनवी का आखिरी आक्रमण था। ये भी एक प्रश्न बनता है कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कौन सा था, तो जाटों पर था 1027 ईस्वी। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो महमूद गजनवी की कहानी खत्म।
तो दोस्तों महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा सा और कुछ तथ्य बताते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसमें प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं। महमूद गजनवी के कुछ दरबारी विद्वान थे, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। फिरदौसी, उतबी, फारूकी और अलबरूनी बैहाकी। इसकी एक मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है, फूफा बैहाकी, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान एफ से फिरदौसी, यू से उतबी, एफ से फारूकी, ए से अलबरूनी और ये बैहाकी। फिरदौसी की एक पुस्तक है शाहनामा, जिसको अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं। फिरदौसी को उपाधि दी गई थी पूर्व का होमर की। उतबी महमूद गजनवी के शाही इतिहासकार थे, यानी सरकारी इतिहासकार थे। इनकी दो पुस्तकें हैं, किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी। यामिनी यामिनी यानी यमीनी वंश, यमीनी वंश का इतिहास लिखा हुआ है। एक इतिहासकार हैं अलबरूनी। इनसे कई बार पूछा जाता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, और अलबरूनी की पुस्तकें हैं ये किताब उल हिंद, तारीख हिंद। कई बार प्रश्न बनते इसमें से। बैहाकी की एक पुस्तक है तारीख सुबुक्तगीन, यानी कि महमूद गजनवी से पहले का जो शासक था सुबुक्तगीन, उस पर इन्होंने लिखा हुआ है। महमूद गजनवी ने चांदी के सिक्के चलाए, जिन पर एक तरफ अरबी भाषा, दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में लेख लिखे हुए थे। दोस्तों ये हमने महमूद गजनवी के आक्रमण को पढ़ा। दोस्तों आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग कोशिश करा करना कि जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न खुद ही खोजें कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे क्या होगा, उसका उत्तर भी हमें रिकॉल होगा और दिमाग तेज होगा, हमें चीजें याद रखने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों वनडे एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था, सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी किस वंश का था, यमीनी वंश का। महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ, 1000 ईस्वी में। अंतिम आक्रमण कब हुआ, 1027 ईस्वी में जाटों पर। सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ, 1025, भीमदेव प्रथम राजा था। और जब कभी डीपली क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इनके आक्रमणों का क्रम क्या था, सजाइए, तो वो भी ध्यान रखें। अलबरूनी किसके साथ भारत आया, फिरदौसी किसका दरबारी कवि था, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त करता हूँ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।